अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज के दिन हम एक न्यू कोर्स का आगाज़ करेंगे और ये कोर्स हम एक स्पेशल बुक इससे हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशंस। तो इसका चैप्टर नंबर 1 और इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो है मैट्रिक्स स्पेस का। अब मैट्रिक्स स्पेस में और चीज़ें भी हैं और कंसेप्ट्स भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस बुक में लिखी गई हैं। तो अगर इस पे मैं मज़ीद लेक्चर्स करना चाहूँ तो उसके लिए एक अलहदा प्लेलिस्ट आ जाएगी। इस सीरीज़ में हमारे पास इस बुक को ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मैक्सिमम वीडियोस जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है, पहले ना मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। पीछे वाले कोर्सेज में आपने डिस्कस किया कि हमारे पास एक सेट होता था। कोई भी एक सेट ले लेते हैं, मैंने ले लिया सेट एस, ठीक है। और कोई भी एक हम बाइनरी ऑपरेशन ले लेते थे, बाइनरी ऑपरेशन कह लें, बाइनरी फंक्शन कह लें, ठीक है, कोई भी एक। तो फ़र्ज़ किया मैंने ले लिया स्टार। तो ये एस और स्टार ये हमारे पास इस तरह एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाता था, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर ये वाला अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्लियर लॉ को होल्ड करता है, वो तो बाइनरी फंक्शन है ना, यानी कि जब बाइनरी फंक्शन होगा तो क्लियर लॉ को भी होल्ड लाजमी करेगा, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, तो इन दो की बिना पे इसे सेमी ग्रुप का नाम दिया जाता था, सेमी ग्रुप का नाम। अगर ये हमारे पास आइडेंटिटी को भी एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ एग्जिस्ट कर जाए, तो फिर हमारे पास इन तीन प्रॉपर्टीज़ की बिना पे ये हमारे पास मोनाइड बन जाता था। और अगर इसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाए तो ये चार प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हमारे पास ग्रुप बन जाता था। और अगर ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड कर जाए, ठीक है, अगर ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड कर जाए तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। ये वो बेसिक थी जो कि आप पीछे वाले सेमेस्टर्स में बेसिक आप पढ़ के आए, ठीक है। अब इसके अलावा हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये हम दो ऑपरेशन ले लें, एक हैश ऑपरेशन और एक ये वाला, ठीक है, एक शार्प सिंबल ये वाला ऑपरेशन ले लें, एक ये वाला। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इस पे दो ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिए, एक एडिशन वाला और एक मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। फिर इस पे 9 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करवाएं, यानी कि एस अंडर एडिशन अबिलियन हो, ठीक है, और एस अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये भी अबिलियन हो, अबिलियन ग्रुप हो, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता हो। तो इन 11 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे, जिस तरह ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी तो अबिलियन बना था, अब ये अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन 5 प्रॉपर्टीज इसमें, 10 हो गई और एक 11 ये, तो ये हमारे पास सील्ड बन जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ठीक है, जिसमें एक सेट होता है और उसके साथ एक फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन कोई भी हो सकता है, एडिशन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, कंपोजिशन का हो सकता है। तो फिर इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप, मोनाइड ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, फील्ड, इसी तरह रिंग आ जाएगी, ठीक है, इसी तरह वेक्टर स्पेस आ जाती है, इसी तरह इनर प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों के रिलेटेड ही एक हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं मैट्रिक्स स्पेस। जैसे वेक्टर स्पेस थी ना, इसी तरह अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि है मैट्रिक्स स्पेस। तो मैट्रिक्स स्पेस में भी एक सेट होता है। सेट कौन सा होता है? सेट एस ले लें, एक्स ले लें, जो सा मर्जी सेट ले लें, इसमें भी एक सेट हुआ करेगा और इसके साथ एक फंक्शन हुआ करेगा। और यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा? डिस्टेंस फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा? डिस्टेंस फंक्शन। अब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी कुछ प्रॉपर्टीज रखता है। अगर वो प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई तो हम कहेंगे कि ये सेट अंडर दिस फंक्शन हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस बन गया, ठीक हो गया। जिस तरह ये सेट था अंडर दिस फंक्शन जो है वो इन प्रॉपर्टीज, 5 की 5 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे तो हम कहते थे अबिलियन ग्रुप है, 4 को करे तो हम कहते थे ग्रुप है। इसी तरह
अगर ये वाला सेट अंडर डिस्टेंस फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है तो फिर हम इसको कहेंगे ये क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक हो गया। तो ये भी वही चीज़ें हैं जो कि पीछे हम पढ़ के आए, ठीक है, लेकिन ये एक नया थोड़ा सा कंसेप्ट है जो कि हमारे फंक्शनल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है बुक से, ठीक है। तो अ मैट्रिक स्पेस इज अ पेयर, एक पेयर होता है, ठीक है, ये लें जी, एक्स कोमा डी का एक पेयर हो गया। यहाँ पे सेट कौन सा है, सेट एक्स है। डी क्या है, डी हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है, या इसे मैट्रिक भी कहते हैं। डी को डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं और डी को मैट्रिक भी कहते हैं। आगे देखिए, कहता है ये हमारे पास एक पेयर है, इसको मैट्रिक स्पेस कहेंगे। एक्स हमारे पास एक सेट है एंड डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, ठीक है। डी हमारे पास मैट्रिक ऑन एक्स है, या इसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। कहता है डैट इज अ फंक्शन, ये हमारे पास डिस्टेंस एक फंक्शन होगा डिफाइंड ऑन एक्स क्रॉस एक्स, ये हमारे पास इस पे डिफाइन होगा। सच एज सच डैट फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जी बिलोंग्स टू एक्स वी हैव, ये आगे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखें बाइनरी फंक्शन कौन सा होता है। बाइनरी फंक्शन अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इसकी, तो ये हमारे पास बाइनरी फंक्शन होता था ये वाला, कि अगर हमारे पास सेट एस है ना, तो एस क्रॉस एस से लेके एस तक जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें ना वेक्टर स्पेस की, वेक्टर स्पेस की, तो वेक्टर स्पेस में हमारे पास दो फंक्शंस होते थे। एक हमारे पास होता था एडिशन का, एडिशन का कहता था कि आपने वेक्टर से वेक्टर तक ही जाना है, यानी कि ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, दो वेक्टर लेने हैं, आंसर भी वेक्टर आना चाहिए। और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का होता था, ये हमारे पास था कि एक आपने स्केलर लेना है और एक आपने वेक्टर लेना है, तो आंसर हमारे पास क्या आए, वेक्टर ही आंसर आए। तो इसमें हमारे पास क्या था कि दो वेक्टर्स हैं, उनको जब ऐड करेंगे, यानी कि दो हमने एलिमेंट लिए हैं वेक्टर्स के, जब उनको ऐड करेंगे तो आंसर भी एक वेक्टर आए। और इसमें क्या था कि जब एक स्केलर लें, एक रियल नंबर लें और एक वेक्टर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी एक वेक्टर ही आता था, ठीक है। अब यहाँ मैट्रिक्स स्पेस में क्या हुआ करेगा, मैट्रिक्स स्पेस में इस सेट के दो एलिमेंट लिया करेंगे, ठीक है। ये सेट क्या है, सेट कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स हो सकती हैं। उस सेट के हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं, यानी कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर को ज़ाहिर करता है, जैसे मैं कह लूँ एक्स कोमा वाई। तो यानी कि ये दो जो भी एलिमेंट होंगे ना, इन दो एलिमेंट्स पे जब हम ये डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई करेंगे ना, तो आंसर कौन सा आना चाहिए, एक रियल नंबर, ठीक है। जब दो यानी कि सेट के दो एलिमेंट्स पे जब मैं अप्लाई करूँगा ना ये डिस्टेंस फंक्शन, तो आंसर क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए, ठीक हो गया। और ये फंक्शन कौन सा अप्लाई करेंगे, डी। तो ये हमारे पास डी फंक्शन डिफाइन होता है एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक। और ये जो क्रॉस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसको अपन कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, या कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है आपको पता है, ये हमारे पास एक सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि तमाम ऑर्डर्ड पेयर होते हैं फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट, जो भी हमें सेट दिया गया, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस एक्स की, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। चलिए आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले ना मैं एक रियल लाइन ले लेता हूँ, ये मैंने एक रियल लाइन ले ली, ठीक है। और ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है -2, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। अगर इन दोनों के दरमियान मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ तो कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, देखिए -2 था, -2 से -1 तक गए, -1 से फिर 0 तक, 0 से फिर 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड 5 कितना आ गया, 7 आ गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड -2, तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से इधर जाएं या इधर से इधर जाएं तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ से उधर जाएं या इधर से इधर जाएं आंसर सेम ही आएगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से हमें पता चल गया कि d -2, 5 बराबर है 7 के, और यही चीज़ इक्वल है d 5, -2, ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये देखें कि ये तो छोटा सा डिस्टेंस था तो हमने इस तरह फाइंड कर लिया। अगर ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस आ जाए, यानी कि -100 से लेके अगर हमने जाना हो 200 तक, तो फिर हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, तो 2000 माइनस ये वाली चीज़ कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2000 और जमा
ये बन जाएगा 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2100, यानी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 है, ठीक है, 2100 है। और अगर हम इस तरह रख लेते, यानी कि 2000 को पहले रख लेते और 100 को बाद में रख लेते, तो फिर ये क्या आ जाना था, -100 और -100 -2000, तो ये आ जाना था -2100। लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे मोड का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे हर जगह पे आप मोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस का फार्मूला मिल गया कि अगर हम x और y के दरमियान डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो x का फार्मूला होता है x माइनस वाई का मोड, या इसे y माइनस एक्स का मोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि डी एक्स कोमा वाई बराबर है डी वाई कोमा एक्स के, ठीक है। और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो इस वाले फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये जो चीज़ हमारे पास आई है ना, इसको हम कहेंगे मैट्रिक स्पेस। इसको हम क्या नाम देंगे, मैट्रिक स्पेस। क्यों ये मैट्रिक स्पेस है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस फंक्शन है। अब कहाँ पे काम कर रहा है, रियल नंबर के सेट पे, रियल नंबर के सेट पे। तो मैं कहूँगा डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास फंक्शन इस तरह डिफाइन है, तो ये हमारे पास क्या है, इज ए मैट्रिक स्पेस। ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक स्पेस है। अब मैट्रिक स्पेस का कोई ना कोई क्राइटेरिया तो हो, तो जिससे हमें पता चल सके कि कौन मैट्रिक स्पेस है कौन नहीं। तो इसके लिए ना 4 कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, तो वो 4 कंडीशन ये वाली लिखी हुई है, ठीक है। कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को चेक करना है कि वो मैट्रिक स्पेस है कि नहीं, तो एक सेट होना चाहिए, एक डिस्टेंस फंक्शन होना चाहिए, उस पर ये 4 प्रॉपर्टीज़ लगा के देखें। अगर तो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक स्पेस है, और अगर सेटिस्फाई नहीं की तो वो मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। पहली क्या है कि डी इज़ अ रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड होना चाहिए। डी हमारे पास क्या है, ये जो फंक्शन है ना डी हमारे पास रियल वैल्यूड होना चाहिए। रियल वैल्यूड का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन की बात करें जब, ठीक है, फंक्शन का जो आंसर आता है ना, फंक्शन की जो रेंज आती है, रेंज को हम क्या कहते हैं, वैल्यूज ऑफ फंक्शन। रेंज को हम क्या कहते हैं, वैल्यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज ऑफ फंक्शन। अगर ये वैल्यूज ऑफ फंक्शन यानी कि रेंज जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करे तो इसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर फंक्शन की वैल्यूज यानी कि फंक्शन की जो रेंज है वो रियल नंबर से बिलोंग करे तो हम इसको कहते हैं फंक्शन की वैल्यूज रियल है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि डी को डिफाइन ही इस तरह किया गया था कि इसका जो आंसर आएगा ना, डोमेन तो इसकी ये है, ठीक है, डोमेन इसका सेट कौन सा है, डोमेन सेट ये वाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। रेंज वाला सेट कौन सा है, रियल नंबर है, ठीक है, कोड मेन वाला, या जो भी रेंज या कोड मेन होगी वो रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, पहली कंडीशन कहती है कि ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, यानी कि उसका आंसर रियल आए करे। दूसरा क्या है, आंसर फाइनाइट आए, यानी कि इन्फिनिटी ना आ जाए, इसका आंसर क्या आए, फाइनाइट आए करे। एंड नॉन नेगेटिव का मतलब है कि लेस देन जीरो ना हो, बल्कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी, लेकिन जीरो से छोटा ना हो। तो ये पहली कंडीशन है। तो यहाँ पे जो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, यानी कि ये वाला दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड। तो पहले देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है कि नहीं। तो जब सेट हमने रियल नंबर लिया है, रियल नंबर में से रियल नंबर माइनस करें तो रियल नंबर आएगा, ठीक हो गया। इसका फाइनाइट आंसर आएगा कब, जब एक्स और वाई हम फाइनाइट लेंगे। अब एक्स और वाई को मैं इन्फिनिट ले ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई मैंने कहाँ से लेने हैं, रियल नंबर में से। तो रियल नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये माइनस और प्लस इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो ओपन इंटरवल का मतलब है ना तो मैं एक्स को माइनस इन्फिनिटी ले सकता हूँ या ना पॉजिटिव इन्फिनिटी ले सकता हूँ, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी इसमें नहीं शामिल। तो जब मैं एक्स और वाई को इन्फिनिटी नहीं लूंगा तो फिर इनकी सब्ट्रैक्शन का आंसर इन्फिनिटी आ ही नहीं सकता, यानी कि इसका आंसर फाइनाइट भी आ रहा है, और ये मोड की वजह से इसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। तो इसके लिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, इस चीज़ के लिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आंसर रियल भी आ रहा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो भी आ रहा है, और इसका आंसर फाइनाइट भी आएगा, इन्फिनिट आ ही नहीं सकता। इन्फिनिट उस केस में आता अगर प्लस या माइनस इन्फिनिटी एक नंबर में लेता, लेकिन प्लस या माइनस इन्फिनिटी हम ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल, तो हम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को नहीं ले सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें,
उसने कहा है कि दूसरी कंडीशन क्या होती है, कहता है कि अगर एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल में रख दूं तो आंसर उनका ज़ीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये कंडीशन लगा के देखता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे रख दिया एक्स कोमा वाई था ना, जो कि एक्स माइनस वाई के इक्वल है। कोई भी आप वैल्यूज़ के जरिए भी कर सकते हैं, इन जनरल भी कर सकते हैं। मैंने एक्स को वाई के इक्वल रख दिया तो ये भी एक्स बन गया, तो ये एक्स माइनस एक्स का मोड यानी कि ज़ीरो का मोड, आंसर ज़ीरो आ गया, डिस्टेंस ज़ीरो हो गया, यानी कि ये सेकंड प्रॉपर्टी भी इस पर सेटिस्फाई कर गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी कहती है डी एक्स कोमा वाई का आंसर इक्वल आना चाहिए डी वाई कोमा एक्स के। तो ये हमने काउंटर एग्जाम्पल के जरिए भी देखा, यानी कि ये एग्जाम्पल के जरिए कि ये -2, 5 और 5, आंसर दोनों का 7 आ रहा था। ठीक है, अगर आपने इन जनरल देखना है तो इन जनरल भी देख लें, यानी कि डी एक्स कोमा वाई हमारे पास इक्वल है एक्स माइनस वाई के। यहाँ से इसको वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और ये हमारे पास डी वाई कोमा एक्स के इक्वल बन गया, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आती है ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी कि डी एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू रहेगा डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई। तो अगर आप इस पे ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी भी लगाए ना तो ये जो है सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब देखें रियल लाइन में ना, रियल आएंगे इसको कहते हैं ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। तो रियल जब मैंने सेट आर लिया है ना, आर, तो यहाँ पे ये एक लाइन आएगी और एक लाइन पे ट्राइएंगल बन नहीं सकती। ठीक है, तो इसमें हमेशा इक्वल टू वाला केस हुआ करेगा, यानी कि ये वाला केस हुआ करेगा, इसमें हमेशा ये वाला केस हुआ करेगा, यानी कि ये हमने साबित करवाना है ना, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, तो इसमें हमेशा इक्वल टू वाला केस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ट्राइंगल बनेगी नहीं। ठीक है, तो इक्वल वाला केस कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये लें जी, मैंने ये -2 से लेके मैं पहले 0 तक गया, फिर मैं 0 से लेके 5 तक गया। तो पहले इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करें तो कितना आया, ये 2 पॉइंट्स का आ गया। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना आया, 5 पॉइंट का आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 7 का था। तो देखें 7 किसके इक्वल आ गया, 2 + 5 के। तो ये देखें इसमें हमेशा इक्वल टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यानी कि एक्स से वाई के दरमियान डिस्टेंस, अगर इनके दरमियान मैं एक जी पॉइंट ले लूँ तो एक्स से जी और फिर जी से वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 7 आया था एक्स से वाई तक, और ये हमारे पास 2 आ रहा है और ये हमारे पास 5 आ रहा है, दोनों को ऐड करें 7 आ रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, जब R2 में डिस्कशन करेंगे ना उस वक्त ये मैं चीज़ आपको समझाऊंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको पढ़ा देता हूँ। कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट कहता है हाँ, एक्स इज़ यूजली कॉल्ड, एक्स जो है ना इसको हम कहते हैं एक्स इज़ यूजली कॉल्ड द अंडरलाइंग सेट ऑफ एक्स कोमा डी। अब एक्स के जो एलिमेंट्स होंगे ना उसको पॉइंट्स कहते हैं, एक्स को हम कहते हैं अंडरलाइंग सेट इसका, और एक्स को हम क्या, एक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम पॉइंट्स कहते हैं। कहता है फॉर फिक्स्ड एक्स कोमा वाई वी कॉल द नॉन नेगेटिव नंबर डी एक्स कोमा वाई फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई। कहता है प्रॉपर्टीज M1 टू लेके M4 आर द एक्सियम्स ऑफ द मैट्रिक। ये जो प्रॉपर्टीज M1 से लेके M4 है, ठीक है, मैट्रिक 1, मैट्रिक 2, मैट्रिक 3, मैट्रिक, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पास इनको एक्सियम्स का नाम दिया जाता है। कहता है द नेम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इज मोटिवेटेड बाय एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ये क्या चीज़ होती है, बड़ी मज़े की चीज़ है। इसको ना मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, विजुअलाइज करवा देता हूँ। ये देखें, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें ना तो ये है, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास x पॉइंट है, ये हमारे पास z पॉइंट है, ये हमारे पास y पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमारे पास होगा डी एक्स कोमा वाई, ये डिस्टेंस जी डी एक्स कोमा जी, और ये डिस्टेंस हमारे पास डी जी कोमा वाई होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि आप जैसी मर्जी ट्राइंगल बना लें, यानी कि 3 साइडों वाली जैसी मर्जी आप ट्राइंगल बना लें, उसकी जो एक साइड होगी ना, उसकी जो एक साइड होगी वो लेस देन और इक्वल टू होगी बाकी 2 साइडों के मजमूए के। ठीक है, दोबारा कोई भी ट्राइंगल बना लें, कोई भी ट्राइंगल, उसकी एक साइड हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी बाकी 2 साइडों के मजमूए के, कोई भी। ये मैंने अपनी मर्जी से ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अपनी मर्जी से ट्राइंगल बना लिया ये वाली। तो अगर इन 2 साइड्स को, किसी 2 साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे ना तो वो तीसरी साइड से जो है वो लेस देन और इक्वल टू आया करेगी। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है, यानी कि हम अगर इन 2 को ले लेते तो वो तो इससे बड़ी हो जाती ना। ठीक है, देखें जी, बल्कि हाँ जी, ये भी यानी कि इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं।
अब कैसे ये चीज़ पॉसिबल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक मैंने ये ले ली, एक मैंने ये ले ली साइड, और एक मैंने ये साइड ले ली, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करूँगा ना, तो इसका आंसर बड़ा आएगा इसकी निस्बत। और वो बचपन में नहीं आपने कहा कि यार पहले इधरों जाके फिर इधर जाना पैना है, तो डायरेक्ट हम शॉर्टकट वे ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा, इसको करेंगे तो ये छोटा आंसर आएगा। इसी तरह फ़र्ज़ किया मैं इस तरह के ले लेता हूँ, फिर भी ये आंसर हमेशा छोटा आएगा इन दोनों के मजमूए से। अगर मैं इस तरह के ले लेता हूँ, फिर भी ये आंसर छोटा आएगा इन दोनों के मजमूए से। और मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की मैं ले लेता हूँ, यानी कि एक साइड ये है, एक ये है, तो अब भी इसका आंसर छोटा आएगा इस इन दोनों की साइड से। अगर मैं इस तरह ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह यानी कि इस तरह की, तो फिर हमारे पास इन दो साइडों का मजमुआ जो है वो ग्रेटर देन आएगा इससे, यानी कि ये साइड का आंसर छोटा आएगा इन दोनों, जिस तरह मर्जी कर लें, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया मैंने ये एक साइड ये ले ली, एक ये ले ली, तो फिर भी इस साइड का आंसर जो है वो लेस देन आएगा। अगर मैं एक साइड ये ले लूँ और दूसरी साइड ये वाली ले लूँ, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड कहाँ से बनेगी? वो ये वाली बनेगी, यानी कि वो गोल तो नहीं ना बनेगी, इसके ऊपर ही बनेगी। तो फिर ये केस इक्वल वाला आएगा, ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं देखें कि एक साइड ये ले ली, दूसरी मैंने थोड़ी सी भी इस तरफ कर दी, तो ये तीसरी साइड का आंसर फिर भी लेस देन आएगा इन दोनों के सम से। और इक्वल टू कब आएगा? जब ये एक साइड और दूसरी ये साइड, तो तीसरी इसके ऊपर साइड आएगी, तो फिर ये आंसर इक्वल टू आएंगे। और ये तीसरा केस हमारे पास रियल लाइन में चलता है, ठीक है, जब हमारे पास चलने को एक ही रास्ता हो, यानी कि प्लेन में हम ना चल सकें बल्कि एक ही रास्ता हो, फिर उस वक्त तो हमने साबित करवा दिया क्या कि ये वाला जो केस है वो कब मुमकिन था, यानी कि इस पे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, इस पे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, इस वाले पे, ठीक है। तो हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। क्या है ये? हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है। और ये डिस्टेंस किस में है? डिस्टेंस आर में है। इसी तरह आप R2 पे डिफाइन कर सकते हैं, इसी तरह आप R3 में डिफाइन कर सकते हैं, और सो ऑन, इसी तरह आप Rn पे डिफाइन कर सकते हैं। और ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है ना, इसको अगर मज़ीद हम लेके चलें आगे, तो ये मज़ीद आगे बढ़ती जाती है, और ये n पॉइंट्स तक भी हमारे पास वैलिड है, यानी कि ये भी हमारे पास वैलिड है, ठीक है। x1 x2 और प्लस x2 से लेके x3, और ये प्लस ऑन कहाँ तक गया? dxn-1 से लेके xn तक, ठीक है। ये जनरल ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब आगे रीड करने वाला है, हम रीड कर लेते हैं। तो कहता है इंस्टेड ऑफ एक्स डी वी में सिंपली राइट, कहता है अब एक्स डी लिखने के बजाय ना हम एक्स ही लिख लेते हैं। अब देखिए, ट्रिपोलॉजी भी आप पढ़ के आए हैं, तो एक्स कोमा टैग हम क्या कहते थे? टोपोलॉजिकल स्पेस कहते थे, इसको टोपोलॉजिकल स्पेस कहते थे, ठीक है, इसको टोपोलॉजिकल स्पेस कहते थे। और हम कहीं हमने ये भी देखा था कि एक्स कोमा टैग लिखने के बजाय आप अकेले एक्स को भी टोपोलॉजिकल स्पेस कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी एक्स कोमा डी को हम मैट्रिक्स स्पेस कहेंगे, लेकिन कहता है कि आप एक्स भी अकेला लिख सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो डेंजर टू कन्फ्यूजन, अगर कन्फ्यूजन में नहीं, यानी कि कन्फ्यूजन का खतरा नहीं है, तो आप अकेला भी एक्स लिख सकते हैं। अब सब स्पेस की बात आ गई। कहता है कि अगर हम ये हमारे पास वाई कोमा डी और इसके ऊपर ये, कहता है ये हमारे पास एक सब स्पेस होगी, इसकी इज ऑब्टेन्ड, इसको हासिल किया जाएगा इफ़ वी राइट, अगर हम इफ़ वी टेक अ सबसेट, अगर हम एक्स सेट का एक सबसेट वाई सेट लें और इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें वाई कोमा वाई पे। देखें ना, फ़र्ज़ किया कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये चीज़ समझाता हूँ। 1 2 3 है, तो इसका जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँगा ना, तो इसमें 9 एलिमेंट आएंगे। कितने? 9 एलिमेंट आएंगे, ठीक है, 3 3 बार 9। लेकिन अगर मैं इसका ही एक सबसेट ले लेता हूँ, वाई इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स ले लेता हूँ, और वाई में मैं 2 एलिमेंट रख लेता हूँ, तो वाई की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? वाई की कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, इसमें 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने? 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इस पे डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई अगर हुआ है और वो मैट्रिक स्पेस है, तो लाजमी तौर पे इस पे जो डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई होगा वो भी एक मैट्रिक स्पेस होगी, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। यानी कि देखें ना, इसमें 1,1 होगा, 1,2 1,3, यानी कि 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। अब इसमें भी तो यही एलिमेंट है। देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब अगर इस पे डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई होते हुए मैट्रिक्स स्पेस बनता है, तो इस पे भी बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नाम देंगे सब
सब स्पेस, ठीक है। ये कह रहा है, कहता है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे कहाँ पे, इस वाले पर, तो डी इज कॉल्ड द मैट्रिक इंड्यूस्ड ऑन वाई बाय डी, ठीक है, ये वाली चीज़ डेफिनेशन। अब एग्जांपल्स पे चलते हैं, कहता है एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक स्पेस, कहता है टू प्रूव, एग्जांपल्स पे चलते हैं, कहता है मैट्रिक स्पेस को अगर हमने देखना हो ना कि ये मैट्रिक स्पेस है कि नहीं, तो इस पे ना 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। कहता है कि पहली 3 प्रॉपर्टीज तो इजीली सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन कहता है M4 के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। कहता है फॉर M4 दिस रिक्वायर्स मोर वर्क देन, कहता है 1 से लेके 3 पे जितना वर्क करना पड़ेगा ना, उससे ज़्यादा वर्क जो है वो M4 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स दी हैं, और उन्होंने कहा है कि एग्जांपल्स जो हैं ये इजी ही हैं, तो आप खुद इनको प्रूव करिएगा, लेकिन मैं आपको जितना मुमकिन हो सके इनका प्रूफ भी करवाऊंगा, तो वो आने वाले लेक्चर में हम इसका प्रूफ करेंगे, लेकिन बुक पे ये प्रूफ नहीं लिखे हुए, ठीक है, बुक पे ये प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ आपने खुद से करने हैं, पहले खुद से ट्राई करें, क्योंकि बुक वाले कहते हैं ईजी है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, और अगर खुद से नहीं होते तो फिर इस पे हम लेक्चर्स भी लेके आएंगे। पहला कहता है रियल लाइन आर दिस इज द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स टेकन। अब यहाँ पे ना हमने सेट कौन सा लिया है, रियल नंबर्स का सेट लिया है, और फंक्शन कौन सा लिया है, डिस्टेंस फंक्शन, इस तरह डिफाइन किया गया है इसको। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस होती है, मैंने प्रूव भी कर दिया, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई है। इसके बाद अगर यूक्लिडियन प्लेन R2 की बात आ जाती है, R2 पे डिस्टेंस देखना हो तो कहता है द मैट्रिक्स स्पेस R2 कॉल्ड द यूक्लिडियन प्लेन इज ऑब्टेन्ड, इसको हासिल किया जा सकता है इफ वी टेक द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे वहाँ पे हमने एक्स और वाई एक एलिमेंट लिया था, अब यहाँ पे एलिमेंट तो नहीं होगा क्योंकि R2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो यहाँ पे हम 2 ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। अब यहाँ पे एक्स हमने ले लिया xi1 और xi2, आप इसकी जगह पे x1 x2 भी ले सकते हैं, और आपको मैक्सिमम जगह पे x1 और x2 ही मिलेगा। लेकिन ये बुक वाले आगे कहते हैं, ये बुक वालों ने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, वो कहता है वी डू नॉट राइट, हमने x1 और x2 नहीं लिया, एंड y1 y2 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि कहता है सिंस x1 x2 जो है ये हमें ज़रूरत पड़ेगी सेक्शन नंबर 1.4 में, ठीक है। कहता है कि इन चीज़ों की हमें एक्सरसाइज 1.4 पे x1 x2 की ज़रूरत पड़ेगी सेक्शन नंबर 1.4 पे, तो इस वजह से हम आपको कन्फ्यूजन से यानी कि निकालने के लिए पहले ही इसको कोई और नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने x का नाम दिया xi1 xi2, y को नाम दिया eta1 eta2 का। कहता है एंड द यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस डिफाइंड बाय, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना आता है, नहीं फाइंड करना आता तो मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। ये वाला डिस्टेंस है, देखें कि अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ जाए, ये हमारे पास एक्स, ये एक्स आ गया, ये हमारे पास वाई आ गया, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, 2 डायमेंशन में आ गए हम। तो ये इसका और इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये देखिए फ़र्ज़ किया, इसको मैं x1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं x2 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं y1 का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं y2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। फिर ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी, और ये आपको पता है पाइथागोरस के ज़रिए अगर मैं इसको z का नाम दूँ तो इसका डिस्टेंस बराबर होगा, इसका स्केयर बराबर होगा इसके स्केयर के प्लस इसके स्केयर के, तो ये हमारे पास आ जाएगा d का स्केयर इज इक्वल टू, अब ये कितनी चीज़ है x2 माइनस x1, ठीक है, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 होल का स्केयर, और प्लस ये हमारे पास कितना है y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1, तो आ जाएगा y2 माइनस y1 होल का स्केयर। तो ये हमारे पास g इक्वल बन जाएगा स्केयर रूट x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बजाय इनके मैं नेम चेंज कर दूँ, ठीक है, इसको मैं eta1 नाम दे दूँ, इसको eta2, एक्साई, इसको एक्साई1, इसको एक्साई2, इसको eta1, इसको eta2 का नाम दे दूँ, तो फिर ये हमारे पास बनेगा क्या कि स्केयर रूट, नाम मैं बदल के देख लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने नाम दिया eta1 का, और इसको नाम दिया था यहाँ पे eta2 का, इसको एक्साई1, इसको एक्साइट, इसको एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको एक्साई1 और इसको eta1 एक्साई2, इसको एक्साई1 और इसको एक्साई2, और इसको eta1, इसको eta2 का नाम यहाँ पे, ये वाले पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर चेंज करूँ तो x2 की जगह पे क्या है, x2 की जगह पे क्या है eta1 है, तो eta1, ये eta1 माइनस x1 की जगह पे क्या है, x1 की जगह पे ये xi1 आ गया, इसका स्केयर, और प्लस ये इसी तरह बन जाएगा eta2 माइनस xi2, ठीक है, होल का स्केयर, और आप ये ऊपर स्केयर लगा हुआ है, इसको xi1 माइनस eta1 भी लिख सकते हैं, और इसका स्केयर, और प्लस इसको
xi टू माइनस ईटा टू भी लिख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। ये वाला इस तरह डिफाइन किया। इसी तरह आप थ्री डिमेंशन में भी कर सकते हैं। तो थ्री डिमेंशन में डिस्टेंस कैसे देखते हैं, इस पर मेरे लेक्चर पे वीडियो भी बनी हुई है। तो वो थ्री डिमेंशन का डिस्टेंस जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री कैलकुलस में आप लोग सीख के आए थे, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रखें। और वो फार्मूला आप सभी को आता होगा, कौन सा, कि डिस्टेंस बराबर होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम ही ज़रा चेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो आगे देख लेते हैं बाकी, ठीक है। ये वाली चीज़, अब ये डिस्टेंस यहाँ पे बयान किया गया, इस ये डिस्टेंस फंक्शन है और ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस में आएगा, इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास तीन डिमेंशन में चले जाए, ये आप पढ़ लीजिएगा। कहता है, अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट नोट देखें, कहता है कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है, इसको हम इसके अलावा इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। पर इसको कहता है कि हमने d1 का नाम दे दिया क्योंकि ये एक और फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन है, और फंक्शन है, कोई और भी फंक्शन है। कहता है यहाँ से हमें पता चलता है द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट द गिवन सेट वी कैन ऑब्टेन, एक सेट पे एक से ज़्यादा मैट्रिक्सेस डिफाइन हो सकती है, एक फंक्शन पे एक से ज़्यादा मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस का मतलब क्या है, तो हमने कहा था मैट्रिक कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन को, ठीक है। तो यानी कि एक सेट पर एक से ज़्यादा डिस्टेंस फंक्शन जो है वो डिफाइन हो सकते हैं, ठीक हो गया। और कहता है इस पे डी भी डिफाइन हुआ है, D1 भी। तो हम D1 को स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे, स्टैंडर्ड डी था, ठीक है। और D1 को समटाइम्स कहा जाता है टैक्सी कैब मैट्रिक, ठीक है, ये वाला नाम दिया जाता है। अब थ्री डिमेंशन में चले जाएं, तो थ्री डिमेंशन में आपको पता है ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, ट्रिपल्स होते हैं, थ्री ट्रिपल्स होते हैं या ट्रिपलेट कह रहे। तो ये हमारे पास ये xi1 xi2 xi3 नीटा1 नीटा2 नीटा3, और ये हमारे पास इस तरह तीन तक चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास तीन तक चला जाएगा, xi1 ईटा1 और ये माइनस आएगा यहाँ पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे x2 माइनस x1 था, y2 माइनस y1 था, z2 माइनस z3 था, ठीक है। जिस तरह मैंने ये फार्मूला आपको करवा दिया ना, यानी कि देखें x2 माइनस x1 था तो ईटा1 माइनस xi1 माइनस ईटा1, और y2 माइनस y1 था तो xi2 माइनस ईटा2। इसी तरह अगर z1 माइनस z2 होता, z2 माइनस z1 होता, तो वहाँ पे xi3 माइनस ईटा3 आ जाना था। तो ये देखें xi3 माइनस ईटा3 और करके। अब इस तरह कहता है कि n के लिए देखना हो, अब यूक्लिडियन स्पेस Rn देखने लगे हैं, यूनिटरी स्पेस Cn देखने लगे हैं, और कम्प्लेक्स प्लेन C की बात करने लगे हैं हम। कहता है द प्रीवियस एग्जांपल्स आर स्पेशल केसेस, जो हम R में एग्जांपल देख के आए, जो हम R2 में एग्जांपल देख के आए, जो हम R3 में एग्जांपल देख के आए, वो Rn के स्पेशल केसेस थे। जब n की वैल्यू 1 थी तो वो R बन गया था, n की वैल्यू 2 थी तो वो R2 बन गया था, n की वैल्यू 3 थी तो R3 बन गया था। कहता है द प्रीवियस एग्जांपल्स आर स्पेशल केसेस ऑफ n dimension यूक्लिडियन स्पेस Rn, दिस स्पेस इज obtained if we take the set of all ordered n tuples of real numbers। कहता है ये स्पेस उस वक्त बनेगी जो कि हम तमाम रियल नंबर्स के n टपल्स लें, रिटर्न विद, इसको कैसे लिखा जाएगा। कहता है x इज इक्वल टू, ये हमारे पास अब n तक ले गए हैं, इसको भी n तक ले गए हैं, तो अब ये ईटा1 xi1 माइनस ईटा1 और xi2 माइनस ईटा2 होल का स्क्वायर रूट प्लस ऑन n तक चले गए। कहता है n डिमेंशनल यूनिटरी स्पेस, इसको n डिमेंशनल यूनिटरी स्पेस Cn का नाम दे। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। कहता है n डिमेंशनल यूनिटरी स्पेस Cn जो है, इसमें ये हमारे पास ये वाली होती है, इसमें ये आ जाएगा मोड और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाएगी। और कहता है जब n की वैल्यू 1 होगी, दिस इज़ द कम्प्लेक्स प्लेन C, और ये कम्प्लेक्स प्लेन C बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है इसमें कम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वो a प्लस योटा b होता है या x प्लस योटा y होता है। तो x हमारे पास रियल एक्सिस होता है, y हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है, तो वो एक प्लेन बनाता है। जब ये हमारे पास क्या है, n डिमेंशनल यूनिटरी स्पेस, जब c की वैल्यू 1 रख दूंगा तो एक कम्प्लेक्स नंबर C1 बन जाए, यानी कि वो C बन जाएगा, एक डिमेंशन में आ जाएगा कम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो वो x प्लस योटा y, तो x हमारे पास रियल एक्सिस को और y इमेजिनरी एक्सिस को, तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो वो C1 बन जाएगा और वो हमारे पास प्लेन को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। और उसके लिए भी डिस्टेंस फंक्शन ये है। कहता है Cn इज समटाइम्स कॉल्ड द कम्प्लेक्स यूक्लिडियन n स्पेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कुछ एग्जांपल्स देखी थी, अब एग्जांपल्स के प्रूफ जो है वो बुक पे नहीं बताए हुए, तो मैं आपको एग्जांपल्स के जो है वो प्रूफ भी करवाने की कोशिश करूँगा। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।